स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे हैं नेट एजुकेशन के, तो जो थर्ड पेपर है 2015 का, इसके आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और ये आज हम लोग करेंगे जो 26 है। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैडम थोड़ा आप एक्सप्लेन करने में ज़्यादा समय लेती हैं। तो ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों, वो आपके हित के लिए ही किया जा रहा है। यहाँ पे जो आपका समय लग रहा है या मेरा समय लग रहा है, मुझे कोई शौक़ नहीं है अपना समय बर्बाद करने का और आपका समय बर्बाद करने का। ये इसलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपके जो पेपर हों उसमें आपका कम समय लगे और आप यहाँ पे अच्छी तरह से समझ जाए। वहाँ पे तुरंत आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ें आपको समझ में आ जाए और आप उसका आंसर दे पाएँ। इसीलिए यहाँ पे समय लगाना आपके लिए ठीक रहेगा अगर उसके हिसाब से देखा जाए। तो इसीलिए मैं आपको विस्तृत रूप से समझाती हूँ। इसमें मेरा भी समय लगता है और आपका भी लगता है, तो लेकिन ये आपके हित के लिए है, इसीलिए मैं इसको इसी तरीके से करना चाहूँगी। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है 26 की, प्रभावी निर्देशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब जो निर्देशन होता है, जो एक निर्देशन में मैंने जैसा आपको बताया था कि ये व्यक्तिगत निर्देशन भी होता है। इसमें व्यक्ति जो है उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है निर्देशन में। तो प्रभावी निर्देशन की बात हो रही है कि इसमें प्रभावी निर्देशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो आपका इसमें क्या बताएंगे, जो सेवार्थी की आवश्यकता का आकलन करेंगे इसमें, कि सेवार्थी की व्यष्टि इतिहास बताएंगे, कि सेवार्थी का अभिवृत्ति देखेंगे, कि सेवार्थी से संबंध को देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो निर्देशन होता है वो व्यक्ति केंद्रित होता है। तो यहाँ पे जो सेवार्थी की आवश्यकता का आकलन हम लोग करेंगे, तो ये जो आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि उपबोधन में पहला कार्य होना चाहिए। अब उपबोधन क्या है, जो हम काउंसलिंग करते हैं, परामर्श लेते हैं, तो उसमें पहला कार्य क्या होता है, जो सेवार्थी में उपबोधन की आवश्यकता उत्पन्न करना, कि सेवार्थी में तालमेल स्थापित करना, कि आपका ऑप्शन तीसरा है कि आत्मविश्लेषण की स्थिति उत्पन्न करना, और चौथा कि समस्याओं को लेकर मुक्त और स्पष्ट चर्चा करना। अब जो ये उपबोधन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, वो एक सेवार्थी अपना परामर्श लेने आया है आपके पास, उपबोधन लेने आया, काउंसलिंग कराने आया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें आवश्यकता उत्पन्न करेंगे? नहीं, उसके पास आवश्यकता है तभी तो आया है। सेवार्थी से तालमेल स्थापित करेंगे। जब हम किसी व्यक्ति की काउंसलिंग करते हैं तो जब तक हम उससे अच्छी तरह से तालमेल नहीं कर पाते हैं, उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, उसको ये महसूस होना चाहिए कि जो व्यक्ति मुझे परामर्श दे रहा है वो मेरे हितैषी है, वो मेरे हित की बात करेगा, तो वो अपने मन की बात को बताएगा, अपनी जो समस्या है उसको अच्छी तरह से आपके सामने रखेगा। तो यहाँ पे जो है कि सेवार्थी से तालमेल स्थापित करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। जो बोधन में पहला कार्य जो ये है कि जो सेवार्थी जो सेवा लेने आया है उससे तालमेल स्थापित आपको करना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 28 है, निम्नलिखित में से कौन से निर्देशन सेवा भारत में कमज़ोर हालत में है। ये भी क्वेश्चन आपके जो मैंने प्रीवियस ईयर के और पेपर कराए हैं उसमें मैं करा चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं विस्तृत रूप से नहीं समझाऊंगी। ये आपका है अनुवर्ती सेवा, जो सबसे कमज़ोर पायदान पे है, कमज़ोर हालत में है, वो आपकी है अनुवर्ती सेवा। तो ये 4 आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संदर्भ में शिक्षा के सभी स्तरों पर अनुबोधन सेवाएं प्रभावी सिद्ध नहीं हुई हैं, कारण क्या है। अब इसको देखा जा रहा है तो भारतीय संदर्भ में देखा जा रहा है कि शिक्षा के जो सभी स्तरों पर जो अनुबोधन सेवाएं दी जाती हैं वो प्रभावी सिद्ध नहीं हुई हैं। तो क्या कारण है, देखिए, तो क्या इसका कारण माता पिता की उदासीनता है, कि सरकारी नीतियां हैं, कि शिक्षकों का असहयोग है, कि अपर्याप्त विद्यालय या समुदाय संबंध है।
तो इसमें जो कारण होगा कि जो बहुत सी अनुबंधन सेवाएं जो हैं वो प्रभावी सिद्ध नहीं हुई, इसका कारण ये है कि जो सरकारी नीतियां होती हैं, सरकारी नीतियों की तरफ से उदासीनता रहती है, उनके अच्छे निर्देश नहीं होते हैं, अच्छे तरह से कार्य नहीं होते हैं, तो सरकारी नीतियां जो इसके सही कारण होंगी, यानी कि आपका सेकंड ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका कि परीक्षण और सूचना सेवाओं की गुणवत्ता बहुत कुछ निर्भर करती है। परीक्षण हो रहा है और सूचना सेवाएं जो हैं उनकी गुणवत्ता की बात हो रही है, बहुत कुछ किस पे निर्भर करती हैं, वो आपकी निर्भर करती हैं प्रामाणिक और विश्वसनीय उपकरणों की उपलब्धता पर। अगर ये चीज़ें हैं तो इन पे पूरी रूप से सूचना सेवाओं परीक्षण की गुणवत्ता निर्भर करती है, तो ये पहला आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है 31 है, जब जनसंख्या एक रूप है, एक रूप का मतलब क्या है, समान है, जनसंख्या एक रूप है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन तकनीक ज़्यादा उपयुक्त होगी। प्रतिचयन हो रहा है, सैम्पलिंग हो रहे हैं, तकनीक कौन सी तकनीक यहाँ अपनाई जाएगी या प्रतिचयन किया जाएगा, वो आपकी एक सुविधा प्रतिचयन है या स्नोबॉल है या यादृच्छिक प्रतिचयन है, कौन सा इसमें से होगा। तो देखिए, जब हम आपका अगर देखें जो रैंडम सैम्पलिंग होती है, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम जैसे समान यहाँ पे बताया कि जनसंख्या एक रूप है, समान है, तो वहाँ पे हम एक तरह से किसी को भी उसमें चुने जाने का अवसर मिल सकता है। ये नहीं कि हम पाँचवीं को चुनेंगे, चौथे को चुन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सैंपल उसमें से हम आराम से ले सकते हैं, सबके चुने जाने के उसमें अवसर इसको मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके की जो समान रूप बताया गया कि जनसंख्या का एक रूप है, तो उसमें हम जो प्रतिचयन की तकनीक उपयुक्त होगी वो आपकी यादृच्छिक प्रतिचयन यानी कि रैंडम सैम्पलिंग जो है वो आपकी उपयुक्त होगी, यानी कि फर्स्ट आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 32 है आपका कि संपूर्ण जनसंख्या के मापन से उपलब्धि होती है। अब यहाँ पे देखिए संपूर्ण जनसंख्या की बात हो रही है, तो क्या हम उसको सांख्यिकी कहेंगे या प्रतिचयन त्रुटि कहेंगे, क्या ये दोनों कहेंगे, या आपका जो 4 है ऑप्शन प्राचल कहेंगे, क्या कहेंगे। तो देखिए, जो हमारी संपूर्ण जनसंख्या होती है, जो हमारी संपूर्ण जनसंख्या होती है उसको हम या तो समष्टि कहते हैं, और उस जीव संख्या को समष्टि भी कहा जाता है। और जीव संख्या का जो अध्ययन किया जाता है, जब जीव संख्या का मापन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो जब बड़ी संख्या है आपकी, यानी कि जो जीव संख्या काफ़ी विस्तृत है, तो हम उसमें से प्रतिदर्श ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारी छोटी जैसे उसमें से हम प्रतिदर्श जीव संख्या जो है या जीव संख्या का अध्ययन, उसमें एक प्रतिदर्श चुनकर नहीं बल्कि सीधे भी किया जा सकता है। जो जीव संख्या आपकी बड़ी है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक सैंपल चुनकर ही करें, बल्कि सीधे भी हम उसमें से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन यह जो अध्ययन हम कर रहे हैं वहाँ सदस्यों की संख्या कम होनी चाहिए। अगर सदस्य कम है तब तो हम ऐसे सीधे अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जब जनसंख्या बड़ी है, ठीक है, तब तो उसमें से हमको सैंपल लेने पड़ेंगे, उन सैंपलों के आधार पर अध्ययन करना पड़ेगा। तो जब आपके जहाँ सदस्यों की संख्या कम होती है, ठीक है, तो इससे जो प्राप्त हमको सांख्यिकी प्राप्त होती है, जो हमको परिणाम प्राप्त होते हैं, उसको हम प्राचल या पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, अगर जीव संख्या आपकी बड़ी है, जब जीव संख्या बड़ी है तो उसमें सैंपल चुने जाते हैं, प्रतिदर्श चुने जाते हैं। जैसे जनसंख्या बड़ी, इसमें से 5 सैंपल ले लिए, 2 सैंपल, जितने भी आपको लेने हैं सैंपल ले लिए, फिर उनके ऊपर अध्ययन किया जाता है। और
इस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इस अध्ययन को हम सांख्यिकी कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात कही संपूर्ण जनसंख्या के मापन में उपलब्धि, तो ये जो आपकी है ये प्राचल होगी। तो आपका 4 बिल्कुल इसमें ठीक है। क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण जनसंख्या की बात हुई है, इसीलिए यहाँ पे प्राचल होगा आपका। यहाँ पे सैंपल चुनने की कोई बात नहीं हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकल्पना में जिस संबंध में पुष्टि की जा रही है वह क्या है? देखिए, जो प्राकल्पना होती है वो क्या होती है? उसमें हम जब भी कोई अध्ययन करते हैं, जब कोई शोध करते हैं, हम तो परिकल्पना बना लेते हैं। तो अब जरूरी थोड़ी कि जो हमने परिकल्पना बनाई है, जो हमने कथन रखा है, वो हम जब शोध करें तो वो बिल्कुल सिद्ध हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी कभी जो परिकल्पना हमने बनाई है वो कभी सिद्ध हो जाती है, वो ठीक निकल जाती की, और कभी ठीक नहीं निकलती है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो प्राकल्पना है, जिस संबंध की पुष्टि की जा रही है वह क्या है? वो एक अस्थायी है। कभी वो जो हमने सोचा है कि ये परिकल्पना सिद्ध होगी या ठीक होगी, वो ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो क्या है? ये अस्थायी है आपकी। तो प्राकल्पना में जिस संबंध की पुष्टि की जा रही वह आपका अस्थायी है, यानी कि फर्स्ट आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक शोधकर्ता के रूप में आप एक अध्यापक के शैक्षिक निष्पादन का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला आपका प्रश्नावली दे दिया, साक्षात्कार दे दिया, निर्धारण मापनी दे दी और मतावली दे दी। इसमें से आपका कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अध्यापक का शैक्षिक जो परफॉर्मेंस है, जो पढ़ा रहा है, जैसे कैसा कार्य कर रहा है, उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, किस उपकरण को हम इसमें लगाएंगे? हम यहाँ पे निर्धारण मापनी को, जो रेटिंग स्केल है आपका, उसको लगाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें जो छात्र, जिससे भी उनका मूल्यांकन करें, छात्र हैं, चाहे अभिभावक हैं, चाहे वहाँ के सदस्य हैं, तो वहाँ पे इसमें एक प्रश्नों की सूची दी होती है। जैसे जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो समझ में पूरी तरीके से आ रहा है, तो आपको अगर कम समझ में आया तो कम पे लगाएंगे, अच्छा है या समान रूप से है, बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से जब आप बोलते हैं, उसमें कई स्तर लिखे होते हैं, कम, ज़्यादा, बीच, बहुत ज़्यादा। तो वो जो रेटिंग स्केल से हम एक तरह से उनके शैक्षिक निष्पादन का मूल्यांकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए आपका जो तीसरा है वो ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि 35 शोध में निम्नलिखित चरों में कौन सा चर क्रम सूचक माप प्रदान करेगा? अब देखिए यहाँ पे क्रम सूचक की बात हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही है। तो ये कौन सा है आपका जो ऑर्डर, ये आपका जो क्रम सूचक आपकी मापनी होती है, एक अंतराल मापनी होती है, क्रम सूचक मापनी होती है, और आपकी अनुपातिक मापनी होती है, और आपकी नामित मापनी होती है। तो ये जो मापनी है, यहाँ पे क्रम की बात हुई, ऑर्डर की बात हुई है। तो यहाँ पे हम जो आपकी उपलब्धि है, उसको हम जब मापते हैं तो हम क्रम का उपयोग करते हैं, यानी कि एक ऑर्डर का उपयोग करते हैं। कैसे? जैसे बच्चे बहुत सारे हैं, वो अपने मार्क्स लाए हैं क्लास में, तो उनकी रैंक डिसाइड की जाती है। जैसे सबसे ज़्यादा जिसके होते हैं उसको फर्स्ट रैंक दी जाती है, सेकंड दी जाती है, थर्ड दी जाती है। तो इस तरह से कि उसको एक ऑर्डर में लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो उपलब्धि का जब मापन किया जाता है तो हम ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पहला आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शोधकर्ता उत्तर प्रदेश के पब्लिक स्कूलों द्वारा उपयोग की जा रही, एक पब्लिक स्कूल की बात नहीं, सब पब्लिक स्कूलों की बात हो रही है, कि उत्तर प्रदेश के पब्लिक स्कूलों द्वारा उपयोग की जा रही प्रचलित कक्षा नियंत्रण क्रिया पद्धतियों में एक अध्ययन का उल्लेख करता है।
और शोध विधि के एक विशेषज्ञ के रूप में शोध कार्य पद्धति के संबंध में क्या उसका अनुमान होगा। अगर हम इसको उल्लेख के हिसाब से में लिखा है कि एक अध्ययन का उल्लेख कर रहा है, अगर उल्लेख के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये होगा कि हम अगर ठीक से इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो विवरणात्मक में निशान लगा के आ जाएंगे, टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि शोध विधि के एक विशेषज्ञ के रूप में शोध कार्य पद्धति के संबंध में अनुमान लगाना है। तो ये जो आंसर है आपका वो होगा जो प्रयोगात्मक जो हम करते हैं शोध, एक्सपेरिमेंटल, वो आपका यहाँ पे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शोध में आंकड़े की आंतरिक आलोचना को महत्वपूर्ण समझा जाता है। जो आपके दार्शनिक शोध होते हैं, दार्शनिक रिसर्च होती हैं, उसमें हम आंतरिक आलोचना को महत्वपूर्ण समझते हैं। तो आपका जो पहला है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परिप्रेक्षा के किस रूप में शोध अभिकल्प और सुनिश्चित दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पे आपका प्रयोगात्मक शोध है, दार्शनिक शोध है, निर्जातीय वर्णन अध्ययन है और व्याष्टीय अध्ययन है। इसमें से कौन सा होगा वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि परिप्रेक्षा के किस रूप में शोध अभिकल्प, विशिष्ट और सुनिश्चित दिशा निर्देश, माने कि एक इस जो कार्य होगा, आपका शोध होगा, वो एक स्टेप बाय स्टेप होगा। जैसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, समस्या जो समस्या है उसको देखेंगे, फिर समस्या की जो डाटा है उसको आकलन करेंगे, फिर शोध विधि लगाएंगे। तो एक उसमें जो कार्य होता है वो एक सुनिश्चित दिशा निर्देश से होता है। तो ये जो विधि अपनाई जाती है वो आपकी जो प्रयोगात्मक शोध है उसमें अपनाई जाती है। तो फर्स्ट आपका बिल्कुल ठीक है। इसमें लिखा है 39 क्वेश्चन है आपका कि कोई शोधकर्ता एक प्रयोगात्मक अध्ययन प्रतिदर्श, आधार सामग्री, संकलनार्थ उपकरणों एवं परिस्थितियों, चरों पर नियंत्रण रखते हुए करता है। इस अध्ययन में निगमित सामान्यीकरण को किस प्रकार के जोखिम झेलने की संभावना हो सकती है। अब पहले इसमें तो आपको ये समझना होगा कि ये आंतरिक वैधता क्या होती है और बाह्य वैधता क्या होती है। पहले इसको आपको समझना होगा। देखिए आंतरिक वैधता को होती है जो प्रयोगशाला, यहाँ पे प्रयोगात्मक अध्ययन की बात हो रही है। जो प्रयोगात्मक अध्ययन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रयोगशाला में किया जाता है शोध, ठीक है, उसको लैबोरेटरी बोलते हैं, वो शोध हो गया। एक आपका फील्ड में किया जाता है, क्षेत्र प्रयोग किया जाता है। दो तरीके के होते हैं। तो इसमें जो हम लोग एक प्रयोगशाला में करते हैं तो उसमें जो चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चर होता है। जो चर होते हैं और एक चर जो होता है आपका बाह्य चर होता है, इसको हम कहते हैं बहिरंग चर, ठीक है। जो ये चर होता है उस पर हम जो नियंत्रण होता है वो अपने हिसाब से हम अधिक कर पाते हैं। अगर प्रयोगशाला में कर रहे हैं तो जो बाह्य चर हैं उन पे नियंत्रण जो होता है हमारा अधिक होता है। तो हम ये कहते हैं कि इस शोध की जो आंतरिक वैधता है वो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ और बाह्य वैधता कम है इसमें। अगर यही काम हम, यही शोध हम फील्ड में करते हैं तो वहाँ पे हम जो बाह्य चर हैं, जो बहिरंग चर हैं, उन पे हमारा नियंत्रण ज़्यादा नहीं होता। तो वहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी जो बाह्य वैधता ज़्यादा है और आंतरिक वैधता कम है, क्योंकि हम ज़्यादा बाह्य चरों पे हमारा नियंत्रण ज़्यादा नहीं रहता। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा आंतरिक जो वैधता है वहाँ पे कम है फील्ड में, फील्ड प्रयोग की यानी कि क्षेत्र प्रयोग की बात हो रही है, और बाह्य वैधता वहाँ ज़्यादा है। लेकिन जब हम प्रयोगशाला में करेंगे तो वहाँ पे हमारी आंतरिक वैधता ज़्यादा होगी और बाह्य वैधता कम होगी। तो इन्होंने क्या कहा है
हाँ, और एक बात ये है कि बाह्य वैधता क्या होती है? बाह्य वैधता वो होती है कि जब कोई भी शोध होता है, उसके परिणाम निकलते हैं, तो जब हम पूरी सामान्य जनता पर उसका सामान्यीकरण करते हैं, उस पे जनरलाइज करते हैं, तो जब वो उस जनता के लिए, उन लोगों के लिए ठीक निकलती है या ठीक साबित होती है, तो हम कहते हैं इसे बाह्य वैधता है। बाह्य वैधता का पूरा मतलब ये है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक शोधकर्ता प्रयोगात्मक अध्ययन प्रतिदर्श किया है और आधार सामग्री भी, उसके पास उपकरण भी हैं और प्रस्तुतिगत चरों पर नियंत्रण रखते हुए करता है। तो इस अध्ययन में निगमित सामान्यकरण को किस प्रकार के जोखिम झेलने पड़ेंगे? तो यहाँ पे दोनों जोखिम इसको झेलने पड़ेंगे, आंतरिक वैधता के भी और बाह्य वैधता के। ठीक है, इसमें दोनों झेलने पड़ेंगे और इसीलिए इसका जो आंसर है वो आपका तीसरा होगा। लेकिन एक बात है, वो प्रयोगात्मक शोध जो है वो अच्छा शोध वो होता है जिसमें इन दोनों में एक बैलेंस होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो जोखिम की बात हो रही है, तो दोनों जोखिम है, आंतरिक वैधता का और बाह्य वैधता का, दोनों उसको झेलने पड़ेंगे। तो तीसरा इसका ठीक है आपका। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है? अब इसमें गुणात्मक शोध की बात हो रही है। देखिए, शोध जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है, दो तरीके के होते हैं। तो जो आपके यहाँ पे गुणात्मक शोध की बात की गई है, तो जो आपके गुणात्मक शोध हैं वो आपका जैसे क्रियात्मक अनुसंधान हो गया, केस स्टडी हो गई, सामग्री विश्लेषण हो गया, इस तरीके के जो हैं वो आपके गुणात्मक शोध में आते हैं। और मात्रात्मक शोध में आपके जैसे सर्वेक्षण विधि हो गई, जैसे यहाँ पे सर्वेक्षणात्मक अध्ययन की बात हो रही है ना, सर्वेक्षण विधि और प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो होती है, ये सब जो चीज़ें हैं वो मात्रात्मक में आती हैं। मात्रात्मक जो शोध होता है वो उसमें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणात्मक शोध की बात हुई है। कह रहे हैं कि कौन सा शोध गुणात्मक शोध नहीं है, यहाँ पे बता रहे हैं कौन सा गुणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, इसमें जो अभी मैंने आपको बताया है, जो सर्वेक्षणात्मक विधि है, सर्वेक्षणात्मक अध्ययन है, ये आपका मात्रात्मक शोध है। तो ये आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मूल उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? फर्स्ट आपको दिया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों का सार्वभौमिक नामांकन करना, कि 6 से 14 वर्ष के बालकों का सार्वभौमिक धारण, कि तीसरा है कि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक सभी स्कूली स्तरों के सार्वभौमिक अंतर निर्भरता, कि चौथा है सभी स्कूली विषयों में अधिगम के न्यूनतम स्तर को सुनिश्चित करना। तो बताइए आप लोग क्या होगा इसका? देखिए, इसका पहला है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों का सार्वभौमिक जो नामांकन है वो है। ठीक है, कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आए, उनका नामांकन हो, वो पढ़ें। तो ये जो पहला है वो बिल्कुल आपका ठीक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र के शिक्षा प्रणाली में कम्युनिटी कॉलेज के विचार को प्रसिद्ध किया गया है? ये पहले आपके इस तरह के क्वेश्चन आते थे, आई होप तो नहीं आएंगे इस तरीके के। सिलेबस आपका चेंज हो गया है लगभग। तो इसका देखिए, एक है पहला यूके लिखा है, जर्मनी लिखा है, यूएसए लिखा है, ऑस्ट्रेलिया लिखा है। तो जिसका आंसर होगा वो आपका तीसरा है, यूएसए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में यूएसए की व्यावसायिक शिक्षा की तुलना करने पर पता चलता है, क्या पता चलता है? तो इसका देखिए, पहला है यूएसए के में व्यावसायिक कार्यक्रम को कम गंभीरता से लिया जाता है। ये तो हो ही नहीं सकता।
दूसरा है कि भारत में अकादमिक और व्यावसायिक कार्यक्रमों के बीच कोई समन्वय नहीं, ये भी नहीं है। समन्वय है, क्यों नहीं समन्वय है। तीसरा है भारत में व्यावसायिक शिक्षा के इतिहास और विकास में यूएसए की तुलना में अनेकों उतार चढ़ाव देखे हैं। चौथा है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में यूएसए की तुलना में ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो देखिए इसका जो आपका तीसरा ठीक होगा, भारत में व्यावसायिक शिक्षा के इतिहास में और विकास में यूएसए की तुलना में अनेकों उतार चढ़ाव देखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है कि शैक्षिक प्रशासन के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें देखिए पूर्णतः केंद्रीकृत पहला है यूएसए, कि दूसरा है पूर्णतः विकेंद्रीकृत यूके, कि तीसरा है आंशिक रूप से विकेंद्रीकृत आयरलैंड, की चौथा है आंशिक रूप से केंद्रीकृत आंशिक रूप से विकेंद्रीकृत भारत। इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें देखिए आपका जो बी है पूर्णतः विकेंद्रीकृत यूके, ये आपका ठीक होगा। आगे क्वेश्चन है आपका 45, दूर और सतत शिक्षा के सबसे लंबी परंपरा निम्नलिखित में से किस देश में है। तो यह आपका होगा, ये भी आपका दूर और सतत शिक्षा में सबसे लंबी परंपरा जो है ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि सेकंड आपका ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 46 है आपका, कि मध्य प्रदेश के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्र में कुछ जनजातीय अध्यापकों ने पाठ्यक्रम संपादन का अनूठा तरीका निकाला, ठीक है, और सभी ने उसकी सराहना की। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद सरकार ने इसे संपूर्ण राज्य में शुरू कर दिया। निम्नलिखित में से इसके उपयोग का उदाहरण है। जब कोई भी देखिए, अब ये स्कूल की बात हो रही है, जनजातीय क्षेत्र में कुछ जनजातीय अध्यापक हैं, उन्होंने खुद अध्यापक खुद शामिल हैं इसमें, कोई इसमें जो सरकार का या अधिकारी हैं या प्रशासन का उसमें हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, जो है वो टीचर सब कर रहे हैं, ठीक है, अध्यापक ने किया है, अध्यापकों ने मिलके, तो अध्यापकों ने पाठ्यक्रम संपादन का अनूठा तरीका निकाला है, ठीक है, और इसकी बहुत प्रशंसा हुई है। पूरे जांच पड़ताल के बाद सरकार ने इसे संपूर्ण राज्य पे लागू कर दिया। तो ये किस चीज़ का मॉडल, ये इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जमीनी प्रतिमान मॉडल, यानी ग्रास रूट जो आपका मॉडल है इसका पाठ्यक्रम का, इसको हम ये कहेंगे जमीनी प्रतिमान मॉडल। ये फर्स्ट जो है आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संकलनीय मूल्यांकन के मुख्य दोष क्या हैं। पहले तो जो संकलनीय मूल्यांकन क्या होता है, देखिए जो पूरे साल के बाद जब आपके पेपर होते हैं, अब तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि यूनिट टेस्ट होते रहते हैं। ये पहले जो आपकी परीक्षा प्रणाली थी वो इस तरीके की थी, पूरे साल में एक बार ही पेपर हो जाते थे। तो इसकी बात हो रही, इसमें दोष क्या था, क्या कमी थी। तो इसमें देखिए पहला इन्होंने बताया कि वो विस्मृति को प्रोत्साहित करता है, यह रट कर सीखने को बढ़ावा देता है, कि ये अधिगमकर्ता को पूरे वर्ष के दौरान अधिगम क्रिया में नहीं लगाता। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साल भर में जब एक बार ही पेपर होगा तो बच्चा अधिगम प्रक्रिया में ध्यान नहीं लगाता। वो सोचता है चलो जब पेपर होंगे आखिरी में तभी पढ़ लिया जाएगा, तो वो ध्यान नहीं देता। अधिगमकर्ता को पूरे साल के दौरान अधिगम क्रिया में मन नहीं लगाता, ठीक है, ये जो है ये आपका ठीक होगा तीसरा। अब है 48 है, सेमेस्टर प्रणाली मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है अधिगम भार को कम करना, कि मूल्यांकन में सातत्य का तत्व लाना,
कि अध्यापक विद्यार्थी दोनों को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त रखना, कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन के लिए प्रेरित करना। देखिए, जो सेमेस्टर प्रणाली होती है आपके, जैसे आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसमें सेमेस्टर होते हैं आपके 6 मंथ के बाद सेमेस्टर लिया जाता है, मतलब 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले ये होता था कि जैसे आपने जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें ये होता था कि पूरे साल में एक बार ही पेपर हुआ, ठीक है। तो बच्चा पूरे साल बिल्कुल भी पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, और जब पेपर का समय आया तो वो कहीं से भी जो गाइड टाइप की छोटी छोटी कुंजी टाइप की होती थी उस सब्जेक्ट की, उसको उसने मार्केट से ले लिया और उसी से क्वेश्चन उसने पढ़ लिया और पेपर दे दिए। तो वो पूरे साल उसकी कोई पढ़ाई नहीं हो पाती थी, कोई परीक्षा में ये पढ़ने में उसका कोई ध्यान नहीं होता था, कोई भी कंसेप्ट वो अच्छी तरह से समझता ही नहीं था। और जो टीचर थे वो भी पढ़ाने में ध्यान नहीं देते थे, वो भी, मतलब कुल मिला के जो ये पहले की शिक्षा थी वो पूरी परीक्षा केंद्रित थी। जैसे परीक्षा आएगी वैसे ही बच्चे भी एक्टिव हो जाएंगे, टीचर भी एक्टिव हो जाएंगे। तो उस दोष को दूर करने के लिए ये सेमेस्टर प्रणाली जो है शुरू की गई थी। तो इनका मुख्य जो लक्ष्य यही था कि अध्यापक और जो विद्यार्थी हैं दोनों ही अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त रहें। और जब अब सेमेस्टर में होता है 6 महीने के बाद होगा, तो जो बच्चे जो है वो 6 महीने जब पूरा उसको अपना जो भी उनका कोर्स है उसको पढ़ते रहते हैं, उनको ये रहता है कि पेपर आ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। टीचरों को भी होता है हाँ कोर्स कराना है, बच्चों को पढ़ाना है, वो भी इसमें व्यस्त रहते हैं और बच्चे भी व्यस्त रहते हैं। तो आपका जो 3 है बिल्कुल ठीक है। अब 49 है कि प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान में प्रणाली के सभी संगठक, ठीक है। अब सभी संगठक हैं, कोई भी प्रणाली आप देख लीजिए, उसमें जो सभी संगठक होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर एक भी अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसका प्रभाव सब पे पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा कि वो अंतः निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो जो सेकंड है वो बिल्कुल ठीक है आपको। अगला क्वेश्चन है 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। आधिकारिक पात्र की कल्पना किसमें की जाती है? ये जमीनी प्रतिमान होगा कि आपका प्रशासनिक प्रतिमान होगा, प्रदर्शनकारी प्रतिमान होगा कि प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान होगा? ये आपका देखो यहाँ पे बात हो रही है आधिकारिक पात्र की। ये कहाँ पे होती है आधिकारिक पात्र वाली बातें, नियम कानून या प्रशासन की बात, ये होती है आपकी प्रशासनिक प्रतिमान में, ठीक है। तो ये तीसरा जो है आपका इसमें ठीक होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके इसमें 50 क्वेश्चन जो थर्ड पेपर है 2015 जून का 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। अगर कोई चीज़ में समझ नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइए, उसको मैं पूरी कोशिश करूँगी दोबारा बताने की, समझाने की। So thanks for watching.